Hello guys, in today's session I am going to start with the molecular basis of inheritance. ये चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर. तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है. व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, इसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड. द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द न्यूक्लिक एसिड. पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया. अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना होता है नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से. तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो बना होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. इससे मिलके ये बना होता है. अब बात करते हैं कि पेंटोज शुगर के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं. ये जो शुगर है वो दो टाइप का होता है, दैट इज राइबोज शुगर, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज. ये जो राइबोज शुगर है वो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ आरएनए और डीऑक्सी जो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ डीएनए होता है. ये हमने डिस्कस कर लिया. अब ये जो है दैट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस जो प्रेजेंट होता है, जो इसमें न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, ये इसमें जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये हम पढ़ेंगे. तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं उनका दो ग्रुप होता है, दैट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन. प्यूरिन एंड पिरिमिडीन. तो जो प्यूरिन है इसके अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और ये जो पिरिमिडीन है उनके अंदर आते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल. ये जो मैंने बात करी है प्यूरिन एंड पिरिमिडीन के अंदर जो चीज़ें आती हैं, ये मैंने बात करी फॉर डीएनए. ये देख लिया. अब हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. डीएनए की डिस्कवरी किसने करी थी? तो डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय माइकरसर. डिस्कवर्ड बाय एफ माइकर. तो माइकरसन ने डीएनए की डिस्कवरी करी थी, ये हमने देख लिया. अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने डिस्कवरी करी थी, बट विल्किन एंड फ्रैंकलिन ये दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल को डिटेल में स्टडी करा था विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. तो क्या है, विल्किन एंड फ्रैंकलिन सर ने क्या करा था, ही स्टडीड डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. ये जो टेक्निक है इसके मदद से इन्होंने स्टडी करा था. तो क्या करा था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या करा था, इन्होंने स्टडी करा था अबाउट डीएनए मॉलिक्यूल. स्टडी करा था डीएनए मॉलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. फिर इस स्टडी के हेल्प से, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी, वॉटसन एंड क्रिक सर ने डबल हेलिक्स मॉडल
फॉर डीएनए, ये इन्होंने प्रपोज करा था। बट इन्होंने ये जो डबल हेलिक्स मॉडल, ये जो इन्होंने प्रपोज करा था, ये इन्होंने करा था सिर्फ और सिर्फ बैलेंस डीएनए के लिए, फॉर बी डीएनए ओनली। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी, with the help of this study, Watson and Crick सर ने क्या करा था, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए इन्होंने प्रपोज करा था। डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए, ये हो गया। हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। फिर हमने बात करी कि ये जो पेंटोज शुगर होता है वो 2 तरीके के होते हैं, दैट इज राइबोज शुगर जो कि आरएनए के केस में प्रेजेंट होते हैं, आरएनए के स्ट्रक्चर में, और डीऑक्सी राइबोज शुगर जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात करी कि ये जो सेकेंड इसका जो कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, तो ये क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं इन केस ऑफ डीएनए, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। उसके केस में भी होता है बट उस आरएनए के केस में भी होता है, बट इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल डिस्कस करते हैं अबाउट डीएनए। तो हमने बात करी कि जो प्यूरिन है उसमें एडेनिन ग्वानिन प्रेजेंट, एडेनिन ग्वानिन आते हैं। जो पिरिमिडिन है उसमें साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आता है। फिर हमने बात करी कि डीएनए की डिस्कवरी किसने करी थी, तो डीएनए की डिस्कवरी माइकरसन ने करी थी। फिर हमारे 2 साइंटिस्ट और आते हैं, विल्किन एंड फ्रैंकलिन सर ने स्टडी करी थी डीएनए मॉलिक्यूल की विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। फिर इस स्टडी के बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक सर ने प्रपोज करा था डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा डीएनए है और ये जो आरएनए है, तो हमें इतना पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं इसके केस में। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड है वो किसकी मदद से 2 स्ट्रैंड जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ये जो डबल हेलिक्स उनका जो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, इनमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होते हैं। इसकी हेल्प से ये जो 2 स्ट्रैंड है वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं with the help of complementary base pairing, with the help of complementary base pairing between the nitrogenous bases। अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो इसके अंदर क्या है, प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द पिरिमिडिन। ये होता है, इट मीन्स प्यूरिन के अंदर क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन आता है, एंड पिरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आता है। तो जो एडेनिन है वो हमेशा पेयर करता है विद द डबल बॉन्ड विद थायमिन के साथ, एंड ये जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये पेयर करते हैं। ये हो गया। तो ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है तो इसमें 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, 2 चेन प्रेजेंट होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। क्या होता है,
डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ें तो इसके अंदर क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड chain which are complementary and anti-parallel to each other, which are complementary and anti-parallel to each other. क्या होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, जो कि उसके शुगर और उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच में बनता है, तो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है अगर एक स्ट्रैंड का 3 to 5 डायरेक्शन है तो दूसरे का 5 to 3 डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये क्या है, अगर वन स्ट्रैंड का 3 to 5 है तो अनदर स्ट्रैंड का क्या होगा, 5 to 3 होगा। ये हो गया। अब दोनों जो चेन है वो हेलिकली कॉइल्ड होते हैं और वो हेल्ड टुगेदर होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि मैंने डिस्कस करा कि एडेनिन थायमिन के बीच में 2 होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हमने देखा। तो हमने यहाँ तक क्या डिस्कस करा, सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए की डिस्कवरी एफ माइकरसन ने करी थी। विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए की स्टडी करी थी और उन्होंने स्टडी करी थी विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और उनकी स्टडी के बेसिस के ऊपर वॉटसन एंड क्रिकसन ने एक मॉडल प्रपोज करा था, दैट इज डबल हेलिक्स मॉडल फॉर बैलेंस डीएनए, ये उन्होंने दिया था। फिर हमने बात करी कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ 2 स्ट्रैंड, और वो जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में हेलिकली कॉइल्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो प्यूरिन होते हैं एंड पिरिमिडिन, तो प्यूरिन ऑलवेज पेयर्ड विद द पिरिमिडिन होता है। तो एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। फिर हमने देखा कि वो जो उसकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब एक स्ट्रैंड जो है, अगर डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड जो है वो होती है, तो अगर एक स्ट्रैंड 5 to 3 है तो दूसरी जो होती है वो 3 to 5 होती है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके अंदर हम इक्विवेलेंसी रूल देखेंगे, दैट इज शगाफ रूल्स ऑफ इक्विवेलेंसी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर ही हम डीएनए के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शगाफ्स रूल ऑफ इक्विवेलेंसी क्या है, कैसा है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या है इसके अंदर कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन, ये रूल ये कहता है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the amount of purine is always equals to the amount of pyrimidine। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्यूरिन इक्वल्स टू पिरिमिडिन, प्यूरिन के अंदर एडेनिन, ग्वानिन आता है, इसके अंदर साइटोसिन, थायमिन आता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के
ये आएगा। ये होता है अकॉर्डिंग टू चगाफ्स रूल। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक बेस रेशियो। ये क्या होता है बेस रेशियो? ये क्या होता है? इसके केस में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि चगाफ्स रूल में हमने देखा कि न्यूमिनेटर में एडेनिन ग्वानिन प्रेजेंट है। इसके केस में एडेनिन प्लस थाइमिन, जिसके बीच में पेयरिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड में, वो प्रेजेंट होता है। डिनोमिनेटर में साइटोसिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट होता है। ये है। इसकी जो वैल्यू आती है इज इक्वल्स टू ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज। ये हमने देखा। तो अगर अमाउंट ऑफ एडेनिन थायमिन अकॉर्डिंग टू दिस ज़्यादा है ग्वानिन साइटोसिन में, तो इसकी वैल्यू बेस रेशियो क्या होगा? मोर देन 1 आएगा। अगर डिनोमिनेटर ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा है एडेनिन प्लस थायमिन से, तो जो बेस रेशियो है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। ये जो होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए में होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। और ये जो होता है ये होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहीं पे एक पॉइंट आता है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। ये क्या होता है? जो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग है, जैसे हम TM से डिनोट करते हैं, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ साइटोसिन ग्वानिन कंटेंट पे। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ साइटोसिन ग्वानिन कंटेंट। तो इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज़्यादा होगा अगर जो ये ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट अगर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग कम होगा इन केस ऑफ अगर ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट कम होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो टेम्परेचर यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में जो ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट मोर देन है एडेनिन थायमिन से, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए का टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज़्यादा होगा इन कंपैरेटिवली टू यूकैरियोटिक डीएनए। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए का टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक डीएनए से। यहाँ से ये कंक्लूज़न निकला यूकैरियोटिक डीएनए। ये हमने देख लिया। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, द डीनेचुरेशन एंड द रीनेचुरेशन। ये क्या है? डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। तो वो कहता है कि जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड है, अगर मैं हाई टेम्परेचर पे अगर हम डीएनए को रखते हैं अगर 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। रीनेचुरेशन का मतलब है कि हम उस हाई टेम्परेचर से निकाल करके अगर वापस से हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं, तो वापस से हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो हेलिकली कॉइल्ड हो जाएगा, मतलब कि वापस से वो रिकॉइलिंग हो जाएगी। तो डीनेचुरेशन क्या है? ये क्या है? अगर हम डीएनए को हाई टेम्परेचर में 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम रखते हैं, तो बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड टू ईच अदर। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम ईच अदर। ये है। फिर क्या कहता है रीनेचुरेशन? क्या कहता है?
अगर हम डीनेचर्ड डीएनए को वापस से नॉर्मल टेम्परेचर में ले आए तो क्या होगी, रिकॉइलिंग हो जाती है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डीएनए के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए, क्या है कि वो कहता है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेलिकली कॉइल्ड लाइक अ रिवॉल्विंग लैडर। क्या है कि दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के एक लैडर की तरह एक दूसरे पे होते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर एक 5 to 3 है तो ये इसके अपोजिट में ये होगा, ये होता है। तो टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेलिकली कॉइल्ड लाइक अ रिवॉल्विंग लैडर, एक लैडर की तरह बन रहा है। इनके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारा प्रेजेंट होता है, ये है। तो जो इसकी जो ये जो दोनों जॉइंट है, तो इसकी जो बैकबोन होती है इस डीएनए स्ट्रक्चर की, वो होती है फॉस्फेट एंड शुगर। तो इस द बैकबोन ऑफ दिस स्ट्रक्चर is composed ये शुगर एंड फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये हमने देख लिया। अब ये जो है इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो एक एक स्टेप्स प्रेजेंट है, तो ये जो स्टेप्स हैं जिन्हें हम बार कहते हैं, ये बने होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस से। तो जो इनके अंदर स्टेप्स हैं जिन्हें हम बार्स कहते हैं, ये बने होते हैं कंपोज्ड बाय नाइट्रोजनस बेसिस, कंपोज्ड बाय नाइट्रोजनस बेसिस, ये हमने देख लिया। अब जो इनके बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव स्टेप्स, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेप, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये होता है। तो अगर हम एक पूरे कंप्लीट टर्न की बात करें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो टोटल 10 स्टेप्स होती हैं। तो अगर इसमें बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेप्स अगर ये 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इन वन कंप्लीट टर्न कितना है, 10 स्टेप्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे,